कीजिएगा। तो मेरे भाई एक बात आप जानते होंगे, पहले वाले केस में हम फोर्स निकालेंगे, तो पहले वाले केस में जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। चलो हम थोड़ा आराम से बताते हैं। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ग्राम है। और 10 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये केजी बनेगा। क्योंकि छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में आते हैं तो स्टैंडर्ड मान से डिवाइड करते हैं, और केजी और ग्राम में जो रिलेशन होता है वो 1000 का होता है, इसलिए 1000 से डिवाइड किए। इतना केजी आ गया। और त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण हमारा मान लेते हैं इसमें m1 है, a1 त्वरण है, तो हमारा यहाँ पर हम कहेंगे त्वरण हमारा कितना, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ से हम F बराबर m1 यानी F1 बराबर m1 a1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा देंगे। द्रव्यमान हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पर 10 बटा हमारा 1000 दे रखा है, और a1 कितना है, तो यहाँ पर 8 है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये डेटा आ जाएगा हमारा कितना, ये 10 80 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 1000 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स हमारा F1 निकल करके आया ये हमारा कितना का, तो 80 डिवाइडेड बाय हमारा कितना, तो 1000 न्यूटन। इतना फोर्स हमारा जनरेट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा मास हमारा कितना है, हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। सेकंड मास, ये तो हमारा पहला वाला केस है, ये फर्स्ट केस है। अब दूसरा केस में द्रव्यमान हमारा कितना दे रखा है, द्रव्यमान का जो मान है वो बढ़ा दिया है, और ये 20 ग्राम आप कह दिया है। अब 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही काम कीजिएगा। केजी में जब कभी भी कन्वर्ट करना होता है ग्राम को, तो हमेशा 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा केजी बन जाएगा। और यहाँ पर जो F2 फोर्स हमें दे रखा है वो निकालना है, लेकिन त्वरण हमें यहाँ पर चर्चा कर रखा है कि जो बाद का हमारा त्वरण होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है कि हमारा ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा होगा। ये कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा है। ऐसी परिस्थिति में आपसे यहाँ पर F2 पूछा गया है, हम कहेंगे यहाँ पर F2 बराबर m2 इंटू यहाँ पर a2 करेंगे। और द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर 20 बटा हमारा 1000 हो जाएगा, 20 बटा 1000, और a2 कितना है, तो कहेंगे हमारा 5 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हमारा 100 ऊपर में होगा, नीचे में हमारा 1000 हो जाएगा, यानी कहने में हमारा इतना न्यूटन आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर दो चीज हमको निकल करके आ गया, और हमें हमारे पास जो डेटा आया हमारा F1 कितना आया है, और F1 को आप A कह दीजिए क्योंकि A की बात कर रहा है, तो F1 को आप FA भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले वाला सिचुएशन में हमारा फोर्स कितना है, यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय हमारा 1000 न्यूटन हमारा यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरे वाले केस में जो हमारा फोर्स है जिसको हम यहाँ पर FB कह रहे हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका फोर्स कैलकुलेट करके हम लोगों ने लाया है, ये हमारा 100 बटा कितना, तो यहाँ पर 1000 है। अब मामला क्या है मेरे में, कौन ज्यादा कौन कम है, तो दोनों का देखिए डिनोमिनेटर जो नीचे वाला जो पार्ट्स दोनों का सेम है, ऊपर में जो ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए हम लोग ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा FB होगा वो हमारा ज्यादा होगा, किससे, तो कहेंगे FA से ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ से अगर रिलेट करना होगा तो नीचे वाला, तो मेरे भाई आप गौर देखिए कि नीचे वाले मान की अगर हम बात करते हैं, नीचे वाले मान की अगर हम बात करते हैं वो तो बराबर है दोनों में, इसमें तो रिलेशन नहीं देखना है हमको, इसमें देखना 80 और 100 में देखना, जो ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, इसलिए ये ज्यादा ये कम हो जाएगा। यानी कि B का जो फोर्स होगा हमारा क्या करेगा, तो A के फोर्स की तुलना में ज्यादा होगा। B की अपेक्षा A की अपेक्षा B बड़ा बल लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B जो होगा मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। A की अपेक्षा में B हमारा बड़ा बल लगाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई और पोक वाला चीज नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे। अच्छा, आप लोगों को भी 5 सेकंड का टाइम देंगे, देखते हैं आप लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं, हम आप लोगों को भी समय देंगे। वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ करके पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। हम आपको बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, लगातार करिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, इतना प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको देखा हुआ नजर आए। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, और 10 सेकंड यहाँ पर काफी है। 10 सेकंड में आपके आंसर आने चाहिए। देखते हैं कितने लोग करते हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए। संजीव कुमार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आशीष कुमार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके टाइम समाप्त होते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत ठीक है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, आज तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी सतह पर अगर तैरता है, इसका मतलब उसका घनत्व तो कम होगा, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, इसलिए ऐसा होता है। अगर मान लेते हैं कि पानी में लोहा तैरेगा तो लोहा का घनत्व कम होगा तभी तैरेगा, पानी में लोहा डूब जाएगा तो लोहा का घनत्व ज्यादा होगा। पानी में अगर मान लेते हैं कि लकड़ी तैर रहा है तो लकड़ी का घनत्व कम होगा। एक बात याद रखना, जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा तैरता है। यहाँ पर बर्फ का एक टुकड़ा है मेरे भाई, तो टुकड़ा का जो डेंसिटी हमारा होता है, ये हमारा बर्फ है, और बर्फ का डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये रो पढ़ते हैं इसको, ये डेंसिटी घनत्व को बताता है। और बर्फ का जो घनत्व होता है ये हम लोग जानते हैं, इससे तो पानी के घनत्व से हमारा, जल की घनत्व से हमारा क्या होता है कि यहाँ पर कम होता है, क्योंकि जल का घनत्व हमारा ज्यादा होता है और बर्फ का घनत्व हमारा कम होता है। अब मेरे भाई ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ये हमारा क्या करेगा, तो बर्फ हमारा तैरेगा। अब जाहिर सी बात, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो बर्फ और जल का घनत्व अगर समान हो जाएगा तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कि अगर समान हो जाएगा तो वो समझ की बात हो जाएगी।
तो बर्फ जल से हल्की होती है, यह जल से भारी होती है। आपको बताना है मेरे भाई कि बर्फ जो है वो जल से क्या होगी, तो हल्की होगी। देखिए डेंसिटी अगर किसी का कम या ज्यादा होता है ना, तो ये भी कहता है अगर किसी का डेंसिटी कम होता है तो वो हल्का होता है, किसी का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो भारी होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि गैस है और पानी है, आप पानी में गैस को मिला दीजिएगा तो गैस हमेशा ऊपर चला जाता है, क्योंकि मेरे भाई जो गैस है उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि गैस हमारा हल्का होता है। ऐसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस हमारा होता है। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये कंसेप्ट आप ऐसे सॉल्व करिए। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। बर्फ जो होगी वो जल से क्या होगी, तो हल्की होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ये। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, जब तैरने की बात होती है तो आपको कंसेप्ट क्या यूज करना है, एक लाइन में आपको ये दिमाग में आना चाहिए। जब तैरने की बात होती है, किसकी बात होती है मेरे भाई, जब तैरने की बात होती है, जब तैरने की बात होती है, जब तैरने की बात होती है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी तैरने की बात होती है, ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई घनत्व में अंतर के कारण ही ऐसा होता है। किसी कारण होता है, आपको ध्यान रखना है कि घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर, घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण कोई भी वस्तु तैरती है। जो वस्तु हल्का होगा उसका घनत्व कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो वस्तु तैरती है, जब पानी में लकड़ी तैर रहा है, लकड़ी का घनत्व कम होगा, इसलिए वो तैर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ये हमारा तैरने की बात होती है, ये बात आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाना चाहिए। अगर पानी में कोई तैरता है इसका मतलब है उसमें घनत्व में अंतर है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, सीधी सी बात है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पानी है, हम आपको डायग्राम से भी बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको कहीं का नीचे में जो आपको दे रखा है, ये कंप्लीट रूप से आप ये समझ लीजिए कि नीचे में पानी भरा हुआ है, और नीचे में कंप्लीट रूप से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो नीचे में कंप्लीट रूप से हम लोग पानी देख रहे हैं। नीचे में हमारा कंप्लीट रूप से क्या है, यहाँ पर पानी है, इस बात को आप यहाँ पर पहचानिए। ये नीचे में हमारा पानी है, और इस पानी के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो लकड़ी मान लेते हैं कि ये हमारा एक लकड़ी है, और लकड़ी को अगर आप देखिएगा तो लकड़ी तैरता हुआ नजर आएगा। तो मेरे भाई ये जो हमारा है ये लकड़ी है, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा बर्फ है, जो समझने के लिए आपके लिए आसान होगा। बर्फ की अगर बात करते हैं मेरे भाई, और ये पानी की बात करते हैं, तो बर्फ का जो घनत्व हमारा होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है हमारा कितना होता है, 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो पानी होता है इसका घनत्व कितना होता है, ये तो याद रखना है किसी भी सूरत में। ये मेरे भाई यहाँ पर इसका पानी के घनत्व की अगर बात करेंगे, इसका घनत्व हमारा 1000 होता है। ये भी डेटा आपको याद रखना है, कितना केजी पर मीटर क्यूब होगा। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, हमेशा याद रखना। जिसका घनत्व कम होगा वो हमेशा तैरेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो हमेशा तैरता है। जिसका घनत्व कम होगा वो हमेशा तैरता है। जिसका घनत्व कम होगा, जिसका घनत्व कम होगा, वह वस्तु हमेशा तैरता है, वह हमेशा तैरने की स्थिति में होता है, वह हमेशा तैरता है। आप बिल्कुल समझिए, जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वह वस्तु हमारा तैरता है। दूसरी बात, जिसका घनत्व कम होता है वो हल्का भी होता है, वो लाइट वेट का होता है। वो कैसा होता है मेरे भाई, कहीं यहाँ पर वह लाइट वेट का होता है। ये कैसा होगा, कहीं वो लाइट वेट का होता है, लाइट वेट का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये लाइट वेट का होता है, लाइट वेट कहने वाला हमारा कम भार वाला हमारा कहलाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ना, सब आपके काम का है। ये बात समझना, क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए तो हम ऐसे भी करा सकते थे, मार्क के आंसर निकल लेते, हम ये बोल देते और निकल लेते, लेकिन ऐसा नहीं किए। हम आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताएं, क्योंकि हमको पता है कि कंसेप्ट अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप उसमें बहुत बेहतर कर पाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्वेता जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। आपके सामने एक समीकरण दे रखा है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऐसा समीकरण है जो कंप्लीट रूप से संतुलित है, और इसके बारे में आपको बताना, जल्दी से आंसर करना है। अगर हम यहाँ पर संतुलित समीकरण की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर संतुलित समीकरण की बात करते हैं, मेरे पास बैलेंस इक्वेशंस यानी संतुलित समीकरण, इसके बारे में भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो ये जो हमारा बैलेंस इक्वेशंस होता है, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना हमारा एक ये नहीं रहेगा, हम लोग को ध्यान रखना है। अगर बैलेंस इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा समीकरण हमारा बैलेंस होगा, एक बात आप समझ लीजिए। अगर कोई रिएक्शन हमारा बैलेंस होता है तो वह रिएक्शन हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होगा, आपको ध्यान रखना। संतुलित जो समीकरण हमारा होता है, हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये मत समझना दूसरा की बात कर रहा है, हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हमारा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम रासायनिक अभिक्रिया की बात, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन आपका ना रहे, इसलिए सारे स्टेटमेंट को बताएंगे। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर वो कंप्लीट रूप से बैलेंस है तो आपको ध्यान रखना है, जो कंप्लीट रूप से बैलेंस होता है, ये हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा जिस सिद्धांत पे हमारा काम करता है उस सिद्धांत का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है
ये सिद्धांत हमारा द्रव्यमान संरक्षण का होता है। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये किस पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा आधारित होता है। ये लाइन मेरे भाई किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो अगर संतुलित समीकरण की बात करेगा तो आपको ये बात तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण हमारे पास ये है, ए और बी का हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया, तो इससे हमें क्या मिलेगा? तो मेरे भाई हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये हमारा सी मिलकर के आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो रिएक्टेंट हमारा होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम लोग अभिकारक के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमारा बन करके आता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। प्रोडक्ट जो हमारा बन करके आता है हमारा उत्पाद होता है। अब ये जरूरी नहीं है मेरे भाई कि जब भी रिएक्शन होगा तो उसका एक ही उत्पाद बनेगा, कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक भी उत्पाद बनेगा। लेकिन जब कभी भी एक उत्पाद अगर निकल करके आता है, 2, 3, 4, 5 के मिलने से जब एक ही उत्पाद बनता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन तो मेरे में बहुत बारीकी से अलग-अलग तरीके के आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इधर वाले साइड को रिएक्टेंट साइड कहते हैं और इधर वाले साइड को प्रोडक्ट साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा इसमें बैलेंस है। आप मेरे भाई इसमें मोल्स को देखिए बैलेंस करिए, लेकिन मास को बैलेंस कीजिए। जैसे कि आप आयरन की बात करेंगे, एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ यहाँ पर है ये Fe2O3 एक्चुअली में हमारा ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे में मिस्टेक है, इसको आप सही कर सकते हैं। ये एक्चुअली में 2 जो होना चाहिए हमारा नीचे होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। Fe2O3 ऐसे होता है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। जहाँ कहीं भी थोड़ा-थोड़ा मिलेगा तो आप इसको सुधार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर O2 नहीं होना चाहिए भाई, तो 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, 2 हमारा यहाँ नीचे होना चाहिए। ये लिखने का तरीका होता है। ऐसे करके अगर कहीं-कहीं पर है तो उसको हम थोड़ा सुधार देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। ये L2 हमारा है, उस तरह से हमारा NO2 यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा। इधर अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बात यहाँ पर हम कहेंगे ये NO2, यहाँ पर हमारा N2 की बात करेगा। लेकिन दोनों जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो NO2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर N2 लिखेंगे। और इसी तरीके से और भी जगह पे है, जैसे कि हम H2O की बात करेंगे तो H2O में यहाँ पर 2 जो हमारा होगा वो कहाँ पे होगा? 3 हमारा यहाँ पर होगा। ये ऐसे लिखा जाता है। और FeCl3 की अगर बात करेंगे तो इसको भी हम लोग यहाँ पर सही कर लेते हैं। एक्चुअली में ये आपको यहाँ पर ठीक कर लेना है और यहाँ पर FeCl3 हमारा होता है। अब आपको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। मेरे भाई आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन हमारा 2 गो एटम है, यहाँ क्लोरीन हमारा 3 गो एटम है। ये मेरे भाई बैलेंस इक्वेशन से नहीं है, सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि जितने एटम इधर होने चाहिए उतने ही एटम उधर भी होने चाहिए। आयरन तो चलो ठीक है, इधर टोटल मिलाकर के इधर टोटल मिलाकर के बराबर होना चाहिए। आयरन 1 गो है तो आयरन 1 गो है, लेकिन क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 3 गो, तो बैलेंस नहीं होगा, खत्म कहानी। आगे चलेंगे अगर इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक और डेटा को आप सही कर लीजिएगा। NH4 हमारा यहाँ पर होता है, तो 4 हमारा यहाँ नहीं होता, 4 हमारा एक्चुअली में यहाँ होता है, नीचे होता है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो मेरे भाई नाइट्रोजन कितना? एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन आपका हो गया, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन दिखता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? तो 2 ऑक्सीजन है, 2 से गुना में है तो ये 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। ये हमारा कंप्लीट रूप से बैलेंस इक्वेशन से मेरे भाई हम एटम को भी बराबर करके बैलेंस करते हैं और इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर इसको हम देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 3 गो है, तो इसको भी थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसको भी आप थोड़ा यहाँ सही कर लीजिएगा। ये आपका एक्चुअली में नीचे लिखाता है, ये 3 नीचे लिखाएगा। तो अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 आयरन है, यहाँ 1 आयरन है, तो ये हमारा बैलेंस नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई ऐसे ही मिल गए। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं तो हमेशा एटम को भी हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन मेरे भाई हम आपको नोट करके देना चाहेंगे, जो कि आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो मेरे भाई एग्जाम आस्किंग ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराना चाहेंगे। जैसे हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, चूंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। अमोनियम नाइट्रेट जिसको NH4 NO3 के नाम से हम लोग जानते हैं, और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, आपको ध्यान रखना कि इसी से हमारा नाइट्रस ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। कई बार पूछता है कि नाइट्रस ऑक्साइड्स का निर्माण हमारा कहाँ से होता है, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी हमारा काम करता है। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं लाफिंग गैस है, लेकिन ये अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी रूप में आपसे पूछेगा। अमोनियम नाइट्रेट, ये सब हमारे जितने भी केमिस्ट्री के जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस रिएक्शन से बेस्ड आपको पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, उसको हम हमेशा इंडिकेट करते रहेंगे। अमोनियम नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? तो गर्म करने पर
आपको ध्यान रखना गर्म करने पर आपको नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे और जो नाइट्रस ऑक्साइड्स होता है यही हमारा लाफिंग गैस होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यही हमारा नाइट्रस ऑक्साइड्स होता है और इसी को हम यहाँ पर लाफिंग गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हास्य गैस होता है इसी का इस्तेमाल पहले के डेट में एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। लोगों को हंसा हंसा करके बेहोश करके तो सर्जरी की जाती थी। लेकिन कैसे ये प्राप्त होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके। कैसे प्राप्त होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके। आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको कहेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड्स हमें कैसे प्राप्त होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके हम नाइट्रस ऑक्साइड्स प्राप्त करते हैं। ये लाइन एक लाइन में आपको याद रखना, केमिस्ट्री के फेमस क्वेश्चन में से एक है। जहां पर मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर हम हमेशा आपको एकदम सतर्क करते रहेंगे और आपको हम कहते रहेंगे कि आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर लाफिंग गैस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना मेरे, अगर हम लाफिंग गैस की अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लाफिंग गैस कैसा गैस होता है? लाफिंग गैस एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ये कैसा गैस है मेरे भाई? तो ये हमारा एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस, एक प्रकार का ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ये एक प्रकार का हमारा कहते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O की हम बात करें, NO2 की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम N2O की बात कर रहे हैं, N2O की बात कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहा है। हमारा हमेशा से कोशिश रहेगा आपको हर एक रिलेट करके आपको कुछ ना कुछ पढ़ाते रहे, ताकि मेरे भाई आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है। और मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का है और कई बार ये पूछ लेता है। हम आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे, इतने क्वेश्चन कराएंगे, इतने क्वेश्चन कराएंगे, आपको लग जाएगा मेरे भाई कि इतना क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता कि कुछ चीज बच जाएगा। तो कहता है कि सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, Na2SO4 की बात कही जा रही है और उसका जलीय विलयन बोला गया है। मेरे भाई अगर कोई भी सब्सटेंस अगर जल में घुलनशील होता है, इसका मतलब वो समझ लीजिए कि वो कंप्लीट रूप से अगर सॉल्युबल है, आयनिक अगर हो गया है, नाइट्रोजन अगर हो गया है, तो आप समझ लीजिए वो एक न्यूट्रल कंपाउंड हमारा फॉर्म करेगा। क्योंकि वो जल की बात कर रहा है और जल हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन हमारा होता है, क्योंकि जलीय विलयन अपने आप कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का हमें जलीय विलयन लेना है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी पदार्थ का अगर जलीय विलयन होता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। याद रखना, किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। इस बात को हमेशा के लिए आप याद रखेंगे। तो मेरे भाई ये नोट करके मैं लिख देता हूँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी भी पदार्थ की हम बात कर लेते हैं, किसी भी पदार्थ की हम बात करते रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन जो हमारा होता है वो क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो जलीय विलयन हमारा होता है, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन हमारा कहलाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे समीकरण ऐसा लिखा हुआ दिखता होगा, इसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से लोग जानते हैं। ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन हमारा कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी भी पदार्थ का लेकिन जलीय विलयन होना इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई जब जलीय विलयन हमारा होगा तो हमारा इस नेचर का होगा कि हमारा यहाँ पर उदासीन प्रकृति का होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्युबल हमारा वाटर में होता है। ये सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो ये सोडियम सल्फेट हमारा क्या होगा? कहीं यहाँ पर Na2SO4 की बात करेंगे, इसी को सोडियम सल्फेट कहते हैं। ये हमारा कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। आपको आप ध्यान दें, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि पानी में ये पूरी तरीके से मेरे भाई घुल जाता है। और जब पानी में पूरी तरीके से ये घुल जाता है तो आपको ध्यान रखना ये न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। ये कैसा सॉल्यूशन होगा? क्योंकि ये इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होगा? क्योंकि ये हमारा 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई क्षारीय होता है तो इसका जो पीएच मान होता है आपको पता होना चाहिए, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से हमारा क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि पीएच वैल्यू किसका? तो क्षारीय पदार्थ का पीएच मान हमारा कितना होता है? यहाँ पर 7 से हमारा ज्यादा होता है। और अगर कोई अम्लीय पदार्थ होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान हमारा जो होता है वो 7 से कम होता है। तो अगर कोई अम्लीय है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, और अगर कोई उदासीन है तो इसका पीएच मान मेरे भाई 7 होता है। इसका पीएच मान हमारा 7 होता है। आपको ये डेटा एकदम ध्यान में रखना है और छोटे-छोटे पॉइंट्स लेकिन आपको हर जगह से मेरे भाई आपको कवर करके चलना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। कहता है कि केंद्रक में पाए जाने वाले जो गाढ़े द्रव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला दीजिएगा तो उसी को हम लोग जीव द्रव के नाम से लोग जानते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं।
अब यहाँ पर बात आती है कि केंद्रक में पाए जाने वाले जो गाढ़े द्रव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपल सा फंडा मेरे में इसको केंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है। इसका मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग को आप सही कर लीजिए, एक्चुअली में ये हमारा इंग्लिश मीनिंग इसका नहीं होगा, ये यहाँ पर रॉन्ग मेंशन किया हुआ है। ये टाइपराइटर में बाइलिंगुअल जब क्वेश्चन होता है तो उस समय थोड़ी सी परेशानी आती है, उस समय आपको इस तरह से दिखा गया। लेकिन आपको ध्यान रखना मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स सिखाते हैं। मैट्रिक्स हमारा कहां का द्रव पदार्थ होता है, तो मैट्रिक्स हमारा ये भी द्रव पदार्थ है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर केंद्रक द्रव की अगर हम बात करें तो ये हमें कहां देखने को मिलेगा, तो ये हमारा केंद्रक में आपको देखने को मिलता है, ये हमारा केंद्रक द्रव है। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये गाढ़ा द्रव होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि आपको ध्यान रखना केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर केंद्रक द्रव कहते हैं। और साथ साथ कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म के नाम से लोग जानते हैं, इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और जब यही दोनों को मिला दीजिएगा तो यही हमारा क्या बन जाता है, तो इसी को हम यहाँ पर जी द्रव के नाम से लोग जानते हैं। तो मेरे भाई है तो एकदम छोटा, लेकिन पता आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल थे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, अगर हम दूसरी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट होगा, दूसरी की अगर बात करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स भी हमारा द्रव्य पदार्थ होता है। ये भी कैसा पदार्थ है, क्योंकि मैट्रिक्स भी हमारा यहाँ पर ये भी हमारा द्रव्य पदार्थ होता है। मैट्रिक्स भी हमारा कैसा पदार्थ है, ये भी हमारा द्रव्य पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये वाला जो द्रव्य पदार्थ हमारा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये कहां पर होगा, क्योंकि ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी के अंदर हमारा कहते हैं यहाँ पर शोषण की क्रियाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी क्रियाएं होगी, इसी में शोषण की क्रियाएं होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण की क्रिया होती है, शोषण की क्रिया होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण की क्रिया होती है, ये बात आपको एकदम कंप्लीट रूप से पता होना चाहिए। और जब कभी भी शोषण की क्रिया होती है मेरे भाई, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज टूटता है, तो क्या क्या चीज का निर्माण करता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण की क्रिया होती है, तो उससे पहले साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, हम 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा, तब जाकर के 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कहां पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। वैसे मैं बाय इमेज आपको कोशिश करेंगे आगे से, ये तो चलो ठीक है, इसमें से 50 क्वेश्चन का स्लाइड हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे से मेरा टारगेट रहेगा कि हम आपको बेहतरीन तरीके से और भी चीजें कंटेंट को पूरा कंप्लीट करके और बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाएं। जैसे कि अगर मेरे भाई आप एक बात समझ लीजिए कि ग्लूकोज अगर हमारा टूटता, समझना और ये बहुत काम का चीज हम आपको बता रहे हैं। ग्लूकोज जब हमारा टूटता है तो ग्लूकोज टूटने के बाद हमारा पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। ग्लूकोज जब मेरे भाई टूटता है, ये किसका निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर पायरुविक एसिड का ये निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखिए। ये हमारा पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, ये हमारा किसका निर्माण करेगा, तो ये हमारा पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। लेकिन जब कभी भी ग्लूकोज हमारा टूटता है, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यहाँ जो प्रोसेस हमारा होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के नाम से लोग जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। तो ग्लूकोज अगर पायरुविक एसिड में टूटेगा, और ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है ये कहां पर होती है, देखिए ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रियाएं होती है आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रियाएं होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाएं कहां पर, साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान रखना। ये कहां पर होगा मेरे भाई, तो ये साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारा ये क्रियाएं होती है, ये तीनों क्रियाएं जो आप देख रहे हैं, दोनों क्रियाएं हमारा यही होगा। लेकिन साइटोप्लाज्म में जब ये क्रियाएं होती है तो यहाँ पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना एटीपी, तो 2 एटीपी एनर्जी बन जाता है, इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से लोग जानते हैं। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारा साइटोप्लाज्म में हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा फिर क्लेप्सर और फिर हमारा यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है ये फिर पायरुवेट में बदल जाता है। तो पायरुविक एसिड आप देख रहे हैं मेरे भाई, हमारा फिर किसमें, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पायरुवेट में बदल जाता है। ये किसमें, तो हमारा ये फिर पायरुवेट में बदलेगा और फिर जाकर के ये हमारा क्या करता है, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन 36 एटीपी ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये कहां पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के हम बात करते हैं उसमें होता है। तो मेरे भाई ये वाला जो प्रोसेस होता है क्रेब्स चक्र के अंदर होता है। ये कहां पर होता है, तो जिस तरह से ये साइटोप्लाज्म में होता है उस तरह से मेरे भाई ये वाली जो क्रिया होती है वो कहां पे होती है, ये क्रेब्स चक्र के अंदर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल के नाम से लोग जानते हैं। तो मेरे भाई क्रेब्स चक्र हमारा कहां पे, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, एक सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस बात को आप ध्यान रखना।
ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो पायरुविक एसिड बनेगा और ग्लूकोज टूटने के बाद वो ग्लाइकोलाइसिस का वो प्रोसेस कहलाता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे? तो साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं वहां होता है और वहां पे 2 एटीपी बनता है। फिर क्रेब्स चक्र हमारा कहां पे होता है? कहेंगे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और वहीं पर हमारा एनर्जी जो फॉर्म करता है हमारा 36 एटीपी जो कि मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कहीं से भी अगर आ जाता है तो आप रिलेट करके आप बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये चीज कई बार पूछता है, कहां पर ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहां पर क्रेब्स चक्र होता है, कहां पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, कहां पर 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें पूछेगा, मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पूछता है, रिलेशंस भी आपको पूछता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है, कहता है कि किस प्रकार की, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया, किस प्रकार के पौधे की पत्तियां में समानांतर शिरा विन्यास होता है। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस बात को आप जान लीजिए। कह रहा है कि किस प्रकार की कहता है किस प्रकार की पौधे की जो पत्तियां होती है, पौधे की पत्तियां में मेरे भाई समानांतर शिरा विन्यास होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, 2 तरह का शिरा विन्यास होता है। यानी शिरा विन्यास कहने का मतलब है कि जो प्लांट का लीफ होता है उसमें वेन्स होता है। तो किसी में मेरे भाई पैरेलल वेन्स होता है, तो किसी में हमारा क्या होता है, ब्रांच वेन्स होता है। हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर में भी आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे भाई जो प्लांट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम पौधे की बात कर रहे हैं, हम प्लांट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, हम प्लांट की बात करते हैं और प्लांट कहने के बाद हम पौधे की बात करते हैं। इस बात को हम फोटो नहीं लगा पाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे मेरे भाई कि आपको इसका इमेज भी आपको बेहतर तरीके से आपको नजर आए। सबका इमेज लगा करके बताएंगे तो और भी बेहतरीन क्लास आपका हो जाएगा और एक एक चीज को आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। हाँ, देखिए प्रजापति जी सब कुछ ठीक है कह रहे हैं। प्रजापति जी कह रहे हैं कि बता दीजिए कहां से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, जो चैप्टर जैसे कि हीट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनवायरमेंट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। मोशन से क्वेश्चंस आपके आते ही हैं, जहां से जिस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर वाइज कराएंगे तो वहां पर उसको कवर करेंगे। अभी मिक्स क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, 1000 क्वेश्चन मिक्स कराएंगे, फिर 1000 क्वेश्चन हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, फिर 1000 क्वेश्चन हम आपको मिक्स कराएंगे, आपका फ्लो बना के रखेंगे। तो आप ये पहले जो आप कर रहे हैं इसका क्वेश्चंस जो है 500 क्वेश्चन, अभी तो 100 क्वेश्चंस नहीं, तो हम इसके 500 क्वेश्चंस जो है आपको कल तक में इसका मिल जाएगा। आपको 500 क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ आप निकालिएगा कल, आज हम डाल देंगे और कल आप निकाल लीजिएगा। 500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर लगातार चलता रहेगा। फिर आगे का 500 क्वेश्चन हम लगातार 500 क्वेश्चन करके आपको देते रहेंगे और इस तरीके से हमारी तैयारी और आपके साथ यानी कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो जब कभी भी प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट में 2 चीज आपको मान के चलना है। एक तो मेरे भाई यहाँ पर मोनोकॉट होता है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकोटिल्डाइन इसी को बोलते हैं या फिर मोनोकॉट कहेंगे। और मोनोकॉट जो हमारा पौधा है उसको हम लोग एक बीजपत्री के नाम से लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को एक बीजपत्री कहते हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखना कि दूसरा हमारा क्या यहाँ पर डाइकॉट होता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और डाइ का मतलब दुई होता है, इसलिए इसको हम दुई बीजपत्री के नाम से लोग जानते हैं। इसको हम लोग दुई बीजपत्री कह देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ समझना है मेरे भाई, इस मोनो का मतलब एक होता है इसलिए यहाँ एक लिखे हैं, इस डाई का मतलब 2 होता है इसलिए यहाँ 2 लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो मोनोकॉट हमारा होता है, जो मोनोकॉट प्लांट होता है मेरे भाई, इस मोनोकॉट प्लांट की तरह हम बात करते हैं, इस मोनोकॉट प्लांट की जो बातें होती है, इसमें जो वेन्स होता है यानी पत्ती के अंदर घुस रहे हैं, इसमें पत्ती में, इसमें मेरे भाई पैरेलल वेन्स होता है। इसमें कैसा वेन्स होता है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर पैरेलल वेन्स होता है। कैसा वेन होगा तो इसमें हम आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से हमारा होता है, इसको हम लोग पैरेलल वेन्स कहते हैं। और यहाँ पर अगर देखिएगा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो हमारा वेन्स होता है, यहाँ पर मेरे भाई ब्रांच वेन्स होता है। यहाँ पर कैसा होगा कि यहाँ पर हम ब्रांच वेन्स की बात करते हैं, ब्रांच वेन की हम बात करते हैं। अब आपको ऐसा नहीं कि ढूंढना है, कैसे समझ में आएगा, तो मेरे जैसे पीपल वगैरह का पत्ता देखते होंगे, पीपल का पत्ती आप देखे हैं ना, तो पीपल जो होता है गांव घर में, पीपल का जो पत्ती होता है उस पत्ती में देखना, तो पत्ती बहुत दिन तक सूख जाएगा, फिर उसमें जाली नुमा संरचना होता है, पूरा जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें जाली जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरी बात आप ये ऐसे समझिए, अगर आप मकई वगैरह देखते हो, जैसे मकई का पत्ता देखा है ना, तो मकई का पत्ता देखिएगा पैरेलल वेन्स होता है, ऐसे पैरेलल वेन्स आपका होगा, पैरेलल वेन्स होता है, उसमें जाली नहीं होता है, ऐसे फाड़ी का ग्रोथ फट जाता है, वो आपको देखिएगा उसमें आपको जाली नहीं दिखेगा, ब्रांच ज्यादा नहीं होता है, तो वो पैरेलल वेन्स वाला होता है, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा ब्रांच वेन्स होता है, तो ये पैरेलल वेन्स और ये हमारा ब्रांच वेन्स होता है। अब कहां पर होगा तो आपको ध्यान रखना है। मोनोकॉट डाइकॉट किसको कहते हैं मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, डाइकॉट हमारा होता है जिसके बीज 2 भाग में बढ़ जाते हैं, बीज का 2 भाग में बढ़ जाना डाइकॉट कहलाता है। बीज का 2 भाग में बढ़ जाना, बीज का 2 भाग में, बीज का 2 भाग में, बीज का 2 भाग में बढ़ जाना क्या कहलाता है, यहाँ पर डाइकॉट कहते हैं।
और बीज का दो भाग में नहीं बंटना मोनोकॉट कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बीज का दो भाग में नहीं बंटना ये मोनोकॉट कहलाता है। इससे मकई का बीज देखिएगा दो भाग में नहीं बंटता है। लेकिन अगर किसी दलहनी फसल की बात करते हैं तो दलहनी फसल के जो बीज होते हैं वो दो भाग में बंट जाते हैं, उसको डाइकोट कहेंगे। आपको मेरे भाई ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सभी के सभी आपके एग्जाम का क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं रिलेट करके हर जगह से पूछता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो यहाँ पर समानांतर की बात करता है, पैरेलल रेंज हमारा जो होगा वो मोनोकॉट का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना मेरे को। और इसी तरीके से आप इसके नाम भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पीपल वगैरह के पेड़ में देखने को मिलता है। लेकिन भाई मकई का जो होता है, मकई का जो पौधा होता है उसमें अगर देखिएगा मक्का वगैरह का जो पौधा होता है, मक्का का जो पौधा होता है आप उसमें गौर से देखना पता चल जाएगा। तो मक्का का जो पौधा होता है, मक्का का जो बीज होता है वो मोनोकॉट होता है। और उसके पौधे मक्का का पौधा का पत्ती जो होता है उस पत्ती में आप देखिएगा वो पत्ती आपको पैरेलल रेंज दिखेगा। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पर डाइकोट की बात करते हैं तो डाइकोट में हमारा जैसे पीपल है, पीपल वगैरह जो बीज दो भाग में बंट जाता है। इसका मतलब है मेरे भाई यहाँ पर अगर आप पीपल की पत्ती को देखते तो ऐसा नजर आएगा। पीपल की जो पत्ती होती है उस पीपल की पत्ती में अगर देखोगे तो आपको ब्रांच जैसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आती है, चलो ये तो क्वेश्चन हमारा बन गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई ये जो फर्न और मर्सिलिया है ये बहुत ही एग्जाम में फेमस क्वेश्चंस है। ये फर्न बहुत बार पूछा है, ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चंस में अभी आपको कह देना चाहता हूँ कि फर्न से क्वेश्चंस आपका आता है। ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब फर्न और मर्सिलिया जो होता है ये टेरिडोफाइटा समूह का हमारा टेरिडोफाइटा है। ये क्या है मेरे भाई, इसको हम लोग यहाँ पर टेरिडोफाइटा कहते हैं। ये हमारा टेरिडोफाइटा पौधा होता है, टेरिडोफाइटा का प्लांट है। तो मेरे भाई जो फर्न और मर्सिलिया होता है वो टेरिडोफाइटा में आता है। और टेरिडोफाइटा हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्रिप्टोगेनी होता है। ये कैसा फूल वाला पौधा, ये बिना फूल वाला पौधा होता है, ये बिना फूल वाला पौधा होता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना कि जो फर्न हमारा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, इस टेरिडोफाइटा में मेरे भाई जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। इसमें जाइलम भी होगा और इसमें फ्लोएम भी होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। ये कहां पर फैलता है तो आपको ध्यान रखना है, ये जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जमीन पर फैलने वाला जो हमारा पौधा होता है उसी को हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई छोटे छोटे ही हैं लेकिन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखना पड़ेगा। अरे समझा जी, किसी को कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। वैसे मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ आपको कि बेहतर कंटेंट और बेहतर चीज ही हमेशा कराते रहे ताकि आपको हमेशा काम आते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है तो मेरे भाई बता सकते हो। यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, ब्रांच ब्रांच होता है या फिर इसी को हम लोग जालीवत या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम भी होता है मेरे भाई, इसको रेटिकुलेट वेनिशन भी के नाम से हम लोग जानते हैं। जालिम संरचना में होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे तो रेटिकुलेट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। रेटिकुलेट वेन्स भी कहते हैं, ये हमारा रेटिकुलेट वेन्स होता है। और रेटिकुलेट वेन्स कहने का मतलब जालिम संरचना का होता है। ऐसा मेरे में जाली बनाया हुआ होता है, ये जालिम संरचना में होता है, जालिम संरचना। ठीक है सर, प्लीज पहले चैप्टर वाइज ये केमिस्ट्री बायोफिजिक्स एप्लीकेट करवा लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निधि सिंह जी ऐसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जितना भी बात हम पढ़ा रहे हैं ना इसको नोट करिए, इसमें समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं और जो मिक्स क्वेश्चन है वो आपका तैयार हो चुका है, इसलिए मिक्स क्वेश्चन आपको करा देते हैं। काम आपको हमेशा आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी को भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिखा दीजिए। आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि ये चीज हम नहीं पढ़े हैं। आप पहले पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे क्लास में। मेरे क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं सिर्फ फिर क्लास को अगर देख रहे हैं तो आपको पूरा विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि हम अभी पढ़ भी रहे हैं, हमारी क्वेश्चंस के माध्यम से हमारी थ्योरी भी क्लियर हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि आप मेरे से थ्योरी पढ़ेंगे तभी जाकर क्लियर होगा। आप क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी क्लियर कर लीजिए, हम बहुत कुछ सिखा देंगे आपको ऐसे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो हम सभी लोगों को क्या था फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। हम सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमारे सामने में फोटोसिंथेसिस की बात आती है, किसकी बात आती है, तो जब कभी भी मेरे भाई तुम्हारे सामने में फोटोसिंथेसिस की बात आती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब है जिसको हम लोग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है ये मेरे भाई किसमें होता है, तो ये हरे पेड़ पौधे में होता है। किसमें होगा तो हरे पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सभी हरे पेड़ पौधे में ऐसा होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अभी हरे पेड़ पौधे की हम बात करेंगे, सभी हरे पेड़ पौधे की हम बात करते हैं तो सभी हरे पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है।
और फोटोसिंथेसिस जो क्रियाएं होती है ये दिन में होती है। कब होता है मेरे भाई? तो दिन में होता है। लेकिन सभी हरे पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, तो हमारे वायुमंडल में जो हम यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है, समझना गौर से। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं मेरे भाई, उसमें पानी की मात्रा होती है, उसमें H2O भी होता है। और उसके बाद इसको क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए? इनको सनलाइट चाहिए। सनलाइट कहने वाला इसको सूर्य की प्रकाश चाहिए। और जब सूर्य की प्रकाश होती है वो क्या करता है, तो मेरे में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इस हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। इस बात को ध्यान रखें, ये क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो क्लोरोफिल होता है ये प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर देता है। इस बात को ध्यान रखें, ये प्रकाश का अवशोषण करता है। ये प्रकाश का क्या करता है? ये प्रकाश का अवशोषण करता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है, ये प्रकाश का अवशोषण कर लेता है या प्रकाश का अवशोषण करता है। ये प्रकाश का अवशोषण करने की क्षमता क्लोरोफिल में होती है। और इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु भी होता है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है इसमें कौन सा धातु होगा, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वायुमंडल से मिलेगा, एनवायरनमेंट से मिलेगा। ये प्लांट में पानी की मात्रा होती है, और क्या करेगा प्लांट मेरे भाई? तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूर्य से क्या करेगा? तो यहाँ पर प्रकाश लेगा। और जैसे ही ये सूर्य प्रकाश लेगा तो ये क्या करेगा? तो अपना भोजन का निर्माण करेगा। और भोजन यहाँ पर C6H12O6 के रूप में यहाँ पर बनेगा, इसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, जो कि स्टार्च के रूप में भोजन का स्टोरेज प्लांट में होता है। और इसका निर्माण होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ से ऑक्सीजन हमारा बाहर निकलेगा, और कुछ मात्रा जो होगी वो पानी की, वो हमारा क्या कहते हैं? उत्सर्जित कर देगा, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर बैलेंस कर रहा हूं तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई की, 6 कार्बन का यहाँ है तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 12 कर दीजिए। ये कंप्लीट रूप से मेरे भाई बैलेंस इक्वेशंस है। और एक बैलेंस इक्वेशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे याद रखिए। आपको अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं याद रखोगे तो मेरे भाई काम मामला गड़बड़ हो जाएगा आपको, इसलिए बैलेंस इक्वेशंस आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये एक बैलेंस इक्वेशंस आप याद रख लीजिए, आपके काम बन जाएंगे। इसमें जो बैलेंस इक्वेशंस हम आपको दिखा रहे हैं, ये बैलेंस इक्वेशंस आपको याद रखना चाहिए। ये वाला जो हम आपको बता रहे हैं, ये बैलेंस इक्वेशंस आपको मेरे भाई पता होना चाहिए। ये वाला जो बैलेंस इक्वेशंस है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हम आपको बता रहे हैं। इस बैलेंस इक्वेशंस को आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये फोटोसिंथेसिस का हमारा एक बैलेंसिंग इक्वेशंस है, ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम आसानी से पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे फिल्म होता क्या। लेकिन एक और बात हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस जब हमारा प्लांट करता है भोजन बनाने के लिए, तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान मेरे भाई 18 एटीपी ऊर्जा ये होगी होता है। कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नोट करके आप लिख लीजिए मेरे भाई। हम नोट करके लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपको कभी गलती होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान, किसके दौरान मेरे भाई? याद रखना क्वेश्चंस मेरे भाई, ये केमिस्ट्री ये आपको पूछा जाता है, एनसीईआरटी में आता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना एटीपी ऊर्जा बनता है? 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 18 एटीपी ऊर्जा का जो निर्माण होता है हमारा कहां पर होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्लांट जब हमारा फोटोसिंथेसिस करता है तो वहां भी एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। अब होता क्या है मेरे में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं चाहिए? पानी का टूटना, तो जाहिर सी बात है मेरा जल का अपघटन होगा तभी तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो जल का अपघटन अगर होता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये तो कह रहा है कि पानी का टूटना क्या नहीं होता, ये तो हमारा होता है। क्या नहीं होता वो आंसर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, जब हमारा फोटोसिंथेसिस हमारा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त थोड़ी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो रहा है, मुक्त होना मतलब बाहर निकलना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है, और गलत को खोजना था तो यही आंसर हमारा हो, यही आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन का मुक्त होना, तो ऑक्सीजन तो मेरे में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल की मात्रा उसके पास था, सनलाइट लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिया, लेकिन उससे निकला कहते ये निकला, ये सब मुक्त हो रहा है, ये सब मुक्त हो रहा है, ये मुक्त हो रहा है, ये मुक्त हो रहा है। यानी मेरे भाई यहाँ से ये वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकरण होगा और ऑक्सीजन यहाँ से हमारा बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजन हमारा मुक्त हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो रहा, तो मेरे भाई ऑप्शन बी जो है आपका कंप्लीट रूप से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हमारा गलत आंसर यहाँ पर है। नहीं तो आप यहाँ पर इस बात को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्योंकि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो आप बताते चले जाएंगे।
गुरुजी थोड़ा टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, हमारा कोशिश रहेगा हमेशा लिख देने का, इसलिए आप टेंशन मुक्त रहिए। श्वेता जी कह रही है कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना मेरे भाई गलत है, बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं श्वेता जी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को घोंट जाना, जैसे पानी पीते हो पानी को घोंट जाते पचा जाते हो, वैसे इसको पचा जाना पूरी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर में, मेरे भाई कहां से कहां बोल रहा है उसको भी नजर डालना है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हृदय से शरीर में अगर जाएगा, अगर हमारे हार्ट से शरीर में जाएगा, तो शरीर में तो मेरे भाई वैसा ब्लड जाएगा जो हमारा शुद्ध होगा, और शुद्ध ब्लड कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। और शुद्ध ब्लड हम उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और शुद्ध ब्लड हम उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो आपको कह रहा है कि शुद्ध पहले बोल भी दिया है कि मेरे भाई शुद्ध रक्त की बात कर रहा है, या ऑक्सीजन जनित कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। और हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय से शरीर में, कहां से, हार्ट से मेरे भाई शरीर की बात कर रहा है, वो हमारा एरोटा होता है। वो कौन होगा मेरे भाई, तो एरोटा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ट से लिखा हुआ है, हार्ट से शरीर के विभिन्न भाग में अगर पहुंचाएगा, इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। हमेशा क्रिया रखिएगा, काम कर जाएगा। और महाधमनी जो हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर एरोटा के नाम से कहा, महाधमनी को हम लोग एरोटा कहते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा हार्ट होता है मेरे भाई, इस हार्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट का जो मेन फंक्शंस है, इसका जो मुख्य कार्य होता है हमारा क्या होता है, हार्ट के अगर मुख्य कार्य से अगर हम बात करेंगे, ये क्या करता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है हार्ट का, ये ब्लड को पंप करता है। ये किसको पंप करेगा, तो ये मेरे भाई ब्लड को पंप करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ब्लड को पंप करता है। और ब्लड को पंप करने का मतलब, ब्लड को ये पंप करता है। ब्लड को पंप करना मेरे भाई कहने का मतलब है कि शरीर में हर एक जगह ब्लड को पहुंचाना। पंप मतलब सिर्फ पानी को पंप करना होगा, पानी को ऊपर भेजना, मतलब ये होता है। तो वो ब्लड को पंप करने के लिए हमारा हार्ट ही मेन रिस्पांसिबल होता है। और मेरे भाई इसमें अनेक्षिक क्रियाएं होती है। इसमें कैसी क्रियाएं होती है, तो इसमें अनेक्षिक क्रियाएं होती है। इस सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें कैसी क्रियाएं होगी, इसमें अनेक्षिक क्रियाएं होती है। हार्ट में कैसी क्रिया होती है, क्योंकि हार्ट में, हमारे हार्ट में अनेक्षिक क्रिया होती है, क्योंकि हार्ट अपने आप काम करते रहता है। जिस दिन इसका हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, उस दिन उसका मेरे भाई अंतिम दिन होता है। तो ये अनेक्षिक क्रिया होती है, ये अनेक्षिक क्रिया करती है कौन, तो हम हार्ट की बात करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर मौजूद होता है। हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। वैसे जितने भी आप स्तनधारी देखते होंगे, सभी में हार्ट में 4 चैम्बर ही होता है। या जितने भी पक्षी वर्ग देखते हैं, उसमें हार्ट में 4 चैम्बर ही होता है। तो मेरे भाई हमारे हार्ट में 4 चैम्बर, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग यहाँ पर स्तनधारी हैं, इसलिए। और इसमें अनेक्षिक क्रिया होती है। और अनेक्षिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है मेरे भाई, तो अनेक्षिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का एक पार्ट होता है, इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा के नाम से लोग जानते हैं। ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, हमारे अनेक्षिक, जो जितने भी अनेक्षिक, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, जो अपने आप होते रहता है हमारे बॉडी के अंदर, वैसी क्रिया को अनेक्षिक कहते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लांगाटा, ये हमारे ब्रेन का, हमारे फर्स्ट मस्तिष्क का भाग है, ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है मेरे भाई, कहीं यहाँ पर सीधा सा फंडा है, ये हाइंड ब्रेन का हमारा पार्ट है। ये हाइंड ब्रेन का हमारा पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखिए, सब कुछ आपके एग्जाम का ए टू जेड चीज आपको पूछता है। अब मैं थोड़ा सा चीज और भी बताऊंगा आपको जो आपके काम का है, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चंस जहां से रिलेट किए हैं उसके हिसाब से आंसर करेंगे। इसमें तो कहीं पर एरोटा नहीं दिख रहा है, तो एरोटा नहीं दिख रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एरोटा को देने रखा है, महाधमनी कह दिया नहीं है, क्योंकि महाधमनी हमारा क्या करेगा, तुम कहेंगे यहाँ पर ऐसा काम करेगा। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स है मेरे भाई, वो एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एरोटा नहीं, इस क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे पे वो बदल दीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर या तो आप एरोटा करिएगा, अगर ऑप्शन में एरोटा रहेगा तो मेडुला ऑब्लांगाटा है, एरोटा रहेगा तो ये करिएगा, नहीं तो हमारा आर्टरी भी करता है। कौन करता है, तो हम ये लिखते हैं एरोटा करेगा, नहीं तो आर्टरी भी करता है। यहाँ पर आर्टरी की हम बात करते हैं, और आर्टरी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल धमनी कहते हैं। इसको हम लोग सिंपल धमनी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। एरोटा को हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। ये धमनी नहीं है, ये महाधमनी है। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर हमारा महाधमनी होता है। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, पहले आप उसको समझिएगा। बात यह है मेरे भाई कि हमारे शरीर में जितने भी वेन्स होते हैं वो पतली पतली वेन्स होती है, और वेन्स जो होती है हमेशा वेन्स पतली ही होगी, हमेशा वेन्स पतला होता है, आर्टरी मोटा होता है।
तो मेरे भाई जो वेन्स होता है ये हमारा थीन होता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है। और जो हमारा आर्टरी है जिसको हम धमनी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो ये थिक होता है, यानी कि ये मोटा होता है। एक हमारा यहाँ पर थीन होगा और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा थिक होगा। थीन और थिक दोनों पता रहना चाहिए आपको। और आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा वेन्स होता है मेरे भाई, जो हमारा सिरा होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है हमेशा। ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये किसका तो कहेंगे यहाँ पर, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमारा जो धमनी है ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई बदल गया। ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ये शुद्ध रक्त का हमारा प्रवाह करता है। अगर ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा तो क्वेश्चन में तो वही पूछा गया है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करने के लिए फिर हम लोग आर्टरी के साथ जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर क्वेश्चन में अगर एरोटा हो तो हम एरोटा करते, क्योंकि यही हमारे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन शुद्ध रक्त की बात कर रहा है तो हम लोग इसको भी लेकर के चल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे में आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये दोनों का काम हमारा क्या होता है, ये दोनों के दोनों हमारा क्या करता है, ये दोनों के दोनों शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों हमारा, ये दोनों शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये दोनों शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, एक ब्लड में और चार में। ठीक है, तो मेरा हमेशा यही रहता है कोशिश, आपको जहां कहा मेरे का एक चीज आपको बताते रहे। मैं तो आर्टरी ही आंसर किया था, श्वेता जी बिल्कुल राइट है आप। ठीक है सर, एक बार 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आंसर आई थिंक महाशिरा शुद्ध रक्त लेगा। तो महाशिरा इसमें कहाँ गया था 18 नंबर क्वेश्चन। हमने आपको बोला ना मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में मान लेते हैं कि एरोटा होता, महाशिरा नहीं होगा, सिरा तो एकदम नहीं होगा, सिरा तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी करता है, यह हमारा एरोटा करेगा जिसको महाधमनी कहेंगे। सिरा तो एकदम नहीं हुआ, सिरा तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, उसके लिए तो हम सोचेंगे ही नहीं मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन हम अभी आपको करा चुके हैं, आप सभी लोग आंसर करके बताएं। कहता है कि स्वपोषी की बात करते हैं मेरे भाई, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स। और जो स्वपोषी हमारा होता है ये अपना भोजन खुद बनाता है, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे शामिल हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे अगर शामिल होंगे तो उनको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उनको भोजन बनाने के लिए मेरे भाई ये सारी चीजें चाहिए, अभी हम आपको बताए थे। तो अगर कोई स्वपोषी होता तो स्वपोषी हमारा सभी हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, जो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं इसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्वपोषी कहते हैं। अब मामला ये है मेरे भाई कि स्वपोषी में क्या होगा, तो भोजन बनाने के लिए क्या करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है इनमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भोजन बनाने के लिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हमारा स्वपोषी हमारा होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आप सभी को मैंने बता रखा है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है। सनलाइट हमारा होना ही चाहिए, और इसके साथ साथ मेरे भाई हमके लिए दोनों पैरामीटर हमारा होना चाहिए, और पानी की मात्रा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। इतना चाहिए, चारों पैरामीटर हमारा चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होगा मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी चीजें होंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसमें H2O चाहिए, मैं लिख देता हूँ। इसमें मेरे भाई क्लोरोफिल चाहिए जो प्रकाश को अवशोषित करे, ये हमारा क्लोरोफिल चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, इसमें सूरज की प्रकाश भी चाहिए। इतना पैरामीटर तो उसको चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। चार पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, ये चारों चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि सभी चीज चाहिए मेरे भाई, तो आंसर क्या करेंगे, एक से अधिक हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, यानी कि एक से अधिक, यानी कि डी आंसर हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। सभी चीजें में से चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सचिन राज जी कुछ कह रहे हैं, सचिन जी ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेंगे, पहले आप उस बात को समझिए। महाशिरा नहीं होगा, क्योंकि महाशिरा सिरा होगा नहीं, सिरा का काम ही होता है शुद्ध रक्त नहीं अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। इस सिरा के बारे में सोचेंगे, धमनी हमारा हो भी सकता है, फिर हम रीचेक एक बार कर लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, पहले आप इसको देखिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से बोला गया, यानी कहने का मतलब है
आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, मेरे कहने का मतलब ये सिंपल है, आणविक ऑक्सीजन बोले कि सिंपल ऑक्सीजन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे गुमराह करने के लिए दिया है। कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, नहीं होने की बात कर रहा है, नहीं होने से पायरुवेट का जो परिवर्तन होता है मेरे भाई, जो पायरुवेट हमारा पहले एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कर रहा था, अब ये पायरुवेट कहता है कि पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में हो जाता है। तो मेरे भाई ऑक्सीजन की नहीं होने पर, इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करते हैं या ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर, इसका मतलब है मेरे भाई, आप सीधा समझिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन की अनुपस्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो ऑप्शन की अनुपस्थिति है या ऑप्शन की कमी की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन की अनुपस्थिति की अगर बात करते हैं या ऑप्शन की कमी की बात करते हैं, ऐसे में आप लोगों को ध्यान रखना है पायरुवेट का परिवर्तन जंतु में, ये जंतु में बोला गया है मेरे भाई, ये कहां पर बोला गया इसको गौर से समझिएगा, ये जंतु में बोला गया है। अगर जंतु में बोला गया है इसका मतलब ये है, इस बात को समझिएगा, ऑप्शन की अनुपस्थिति इन द सेंस यहां पर क्या कहना चाह रहा है, इन द सेंस कहना चाह रहा है मेरे को ऑप्शन की कमी है, ऑप्शन की यहाँ पर कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहां पे, तो आपको कंप्लीट रूप से बोल दिया है जंतु की बात कर रहा है, यहाँ पर जंतु एनिमल्स की बात कर रहा है। तो मेरे भाई जंतुओं में ऑप्शन की कमी से क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्लूकोज टूटता है वह ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि जो ग्लूकोज हमारा टूटेगा, जो ग्लूकोज हमारा टूटेगा मेरे भाई, ये ग्लूकोज टूटेगा तो ये पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा, हम जस्ट बता रहे थे, और पायरुविक एसिड से हमारा क्या बनेगा, कि यहाँ पर हमारा पायरुवेट का निर्माण होगा, ये हमारा पायरुविक एसिड से मेरे भाई यहाँ पर पायरुवेट का निर्माण करेगा, और इस पायरुवेट से हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। मेरे भाई जंतु में अगर बोलेगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, थकावट आपको फील होता है, यानी मेरे भाई इसी से हमारा मांसपेशी में दर्द होता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि मांसपेशी में जाके जमा हो जाता है, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, और मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो मेरे भाई तेज दर्द लोगों को होता है, तो तेज दर्द होता है, तो तेज दर्द होता है, इससे तेज दर्द होता है। जैसे आप दौड़ते हैं तो उसमें आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होने पर यही फॉर्मेशन करता है, और इसी कारण आपको तेज दर्द होने लगता है, आपको ध्यान रखेंगे। अगर जंतु की अगर बात कर रहा है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन के आंसर कुछ और हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो मेरे भाई हम यहाँ पर लैक्टिक एसिड के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एथेनॉल की बात करते हैं, इसी एथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसी एथेनॉल को हम शराब कहते हैं, ये जो एथेनॉल हमारा यहाँ पर है इसी को हम लोग यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो एथेनॉल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और इसी का केमिकल फार्मूला हमारा क्या होता है मेरे भाई, C2H5OH हमारा होता है, और अल्कोहल ग्रुप का हमारा क्या होता है, OH हमारा इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जो ये हमारा इथाइल अल्कोहल होता है, इस बात को समझिए, ये जो हमारा इथाइल अल्कोहल होता है इसका निर्माण मेरे भाई कौन करता है, इसका इथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है, इस इथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है, निर्माण फर्मेंट किण्वन विधि से होता है, इस विधि से होगा, कहीं यहाँ पर किण्वन विधि से होता है, इस बात को ध्यान रखें, इसका निर्माण किण्वन विधि से होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किण्वन विधि की जब हम बात करते हैं ना, इस किण्वन विधि में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, इस किण्वन विधि में करते क्या है, तो इस किण्वन विधि में मेरे भाई यहाँ पर हम इष्ट का इस्तेमाल करते हैं, खमीर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इसमें हम इष्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इष्ट का इस्तेमाल करते हैं, इष्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ये जो अल्कोहल हमारा बनाने का विधि हमारा किण्वन होता है मेरे भाई, ये जो प्रोसेस हमारा होता है ये हमारा अवायवीय होता है, ये कैसा होता है, तो अवायवीय होता है, और अवायवीय कहने का मतलब बिना ऑक्सीजन का होता है, अवायवीय कहने का बिना ऑक्सीजन का होता है। तो अगर आपको जंतु में बोला गया है तब तो आंसर तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। साइट्रिक एसिड मेरे भाई जितने भी आप देखते हो, नींबू वगैरह होता है, मशरूम नींबू होता है या मौसमी वगैरह होता है, उसमें साइट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, जंतुओं में बोला गया था इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही आप देखते होंगे दौड़ते हैं तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल पाता है, आपका पैर में दर्द करने लगता है, यही मांसपेशी में जाकर के जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, वृक्क कहने का हम किडनी की बात करते हैं, वृक्क कहने का मतलब हम किडनी की बात कर रहे हैं, एक वृक्क अगर कार्य करना बंद कर देता है तो वृक्क कहने का मतलब हम किडनी की बात करते हैं, वृक्क कहने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किडनी की हम बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा किडनी होता है इसी को वृक्क कहते हैं। अगर किसी भी आदमी का एगो किडनी, हमारे शरीर में दो किडनियां होती है,
और दोनों किडनी में से अगर एक किडनी अगर खराब हो तो एक किडनी पर लोग जिंदा रहता है, अगर दोनों किडनी अगर खराब हो गया तो उनको डायलिसिस करना पड़ता है। तो मेरे भाई बात आपको, डायलिसिस का मतलब होता है उसके शरीर के अंदर में ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, उसके शरीर बाहर मशीन लगा रहा था उससे ब्लड का फिल्ट्रेशन, उसको डायलिसिस कहते हैं। तो एक किडनी अगर खराब होगा दूसरी किडनी से वो जिंदा रहेगा मेरे भाई। दूसरी किडनी क्या करेगा तो उत्सर्जी पदार्थ, जो किडनी हमारा उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता, उसमें से यूरिया वगैरह क्षरण करके बाहर निकलता, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता। इसलिए आदमी की मौत तुरंत हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। उत्सर्जन एकदम होगा मेरे में, दूसरी वृक्क से होगा, तो दूसरा किडनी तैयार है, उससे हमारा होगा, मर नहीं जाएगा। आपको ध्यान रखना, किडनी की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। अगला मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमारा ये सब सही होता है, आंसर करेंगे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, मैंने ये करा रखा था। अगला कहता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कहता है यहाँ पर क्वेश्चंस में कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानियां पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिका में बोला गया, किस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार के सेल में मेरे भाई बड़ी राजधानियां पाई जाती है। तो बड़ी राजधानी, राजधानी तो हम लोग जानते हैं प्लांट में होता है, लेकिन मैं आपको आज बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर हम प्लांट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पौधे वगैरह की बात करते हैं, पौधा की अगर हम बात करते हैं, इस प्लांट में राजधानी होता है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर रस धानी की हम बात करेंगे, प्लांट में क्या होगा, राजधानी होता है। और इसी राजधानी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं, इसी को हम लोग वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसी में भोजन का संग्रह होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, भोजन का जो संग्रह होता है हमारा राजधानी में होता है। कहाँ पे, तो भोजन का जो संग्रह होता है प्लांट के अंदर, फिर वो हमारा राजधानी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन प्लांट में जो हमारा वैक्यूल्स होता है, राजधानी होता है मेरे भाई, इसकी बड़ी कोशिकाएं होती है प्लांट में, यहाँ पर बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पर कैसी कोशिका होगी, यहाँ पर बड़ी कोशिका होती है, यहाँ पर बड़ी कोशिका के रूप में मौजूद, बड़ी कोशिका के रूप में, बड़ी कोशिका के रूप में मौजूद होता है। यहाँ पर बड़ी कोशिका के रूप में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लांट की नहीं बात करते हैं, हम एनिमल्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर एनिमल्स की बात करते हैं, हम जंतु की बात करते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, इसमें भी राजधानी होता है, हमारे शरीर में भी राजधानी होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो वैक्यूल्स हमारे शरीर में होता है, तो वैक्यूल्स हमारे शरीर में होता है, वो बिना काम का होता है और बहुत छोटी कोशिका के रूप में होता है। ये बहुत छोटी कोशिका के रूप में होता है। हमारी राजधानी हमारे शरीर में होगा तो बहुत छोटी कोशिका के रूप में होता है। यहाँ पर बहुत छोटी कोशिका के रूप में, बहुत छोटी कोशिका के रूप में मौजूद होता है। लेकिन हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है, हमारे शरीर में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता, हमारे शरीर में इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इस बात को ध्यान। तो मेरे भाई बड़ा कहाँ पे होगा, तो जंतु कोशिका की पादप कोशिका, तो आप सीधा कहेंगे कि सर पादप कोशिका में बड़ा होगा, क्योंकि उसी में इसका मेन फंक्शन होता है, उसी में भोजन का संग्रह करता है, तो कहाँ पे, राजधानी में करता है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात मेरे भाई, ये तो जंतु कोशिका हमारा नहीं होगा, हमारा ये होगा, आंसर करेंगे बी। दूसरी बात आता है कि एक हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, एक हमारा यूकैरियोटिक कोशिका होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक दो सेल की हम बात करते हैं, एक सेल हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल होता है, एक सेल हमारा कैसा यूकैरियोटिक सेल हमारा होता है, और दूसरा जो हमारा सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से लोग जानते हैं। ये हमारा यूकैरियोटिक और दूसरा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, तो आपको बताना है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में अंतर क्या है। मेरे भाई जो यूकैरियोटिक सेल होता है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें केंद्रक जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, और इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसमें केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है, केंद्रक झिल्ली वगैरह सब प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है, इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। और यही अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो हमारा शब्द आ जाएगा जिसमें केंद्रक है, तो सब में मैक्सिमम में देखने को मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स मेरे भाई जैसे कि मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। किसको बोलेंगे, तो मोनेरा की हम बात करते हैं, मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं, मोनेरा संघ के जो जीव होंगे, मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं उसको प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में रखा गया। एक लाइन में आप ध्यान रखिएगा, कहानी आपका सिंपल है, ठीक है। डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, कहता है कि सुबेरिन क्या होता है। मेरे भाई देखिए तीन चीज आपको परेशान करेगा, एक तो सुबेरिन की बात करते हैं, एक क्यूटीन की बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। क्यूटिकल की बात करते हैं, क्यूटिकल की बात करते हैं, सुबेरिन की बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
मैं चाहूंगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तब तक आप लोग करें, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करके, रूपा जी, दीपा जी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जितने भी दीपा जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुरेश वगैरह की बात करेंगे हम लोग, अभी क्यूटिकल की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से भी रहता है, इसलिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग कवर करते चले जाएंगे। 2 घंटा पदार्थ हमारा जमा रहता है कहां पर मेरे भाई? ये कार्बनिक पदार्थ हमारा जमा रहता है कहां पर और किस रूप में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमारा कहां पे, तो मेरे भाई हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ हमारा सुबेरिन जो होता है ये कहां पर, और कोशिका में मौजूद होता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अंकिता जी कह रही है कि चैप्टर वाइज कराते तो बेहतर रहता। अरे थोड़ा सस्टेन कीजिए, आप लोग को 1 मिनट भी सस्टेन नहीं करते, थोड़ा सस्टेन कीजिए ना, पढ़ाने दीजिए तब कुछ होगा, ठीक है? अब करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी तो शुरुआत हुआ है, बहुत कुछ करना है इसमें और सीखना भी बहुत है। मेरे भाई जब कभी प्लांट वगैरह की बात आती है ना, तो ये 4-5 चीज आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लांट की, अगर बात करते हैं तो हमारे सामने में सुबेरिन की बात होगा, इसकी बात करेंगे हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर सुबेरिन की हम बात करेंगे। ये सुबेरिन जो होता है ये प्लांट में वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये किसका काम करेगा? तो वहां पर वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है। ये वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। यानी कि अगर प्लांट के ऊपर में सुबेरिन है तो उसमें पानी की मात्रा को जाने देगा, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। एक लाइन में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? पानी से उसको बचाता है खड़ा होने से। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरी बात, इसमें मेरे भाई और भी हो, जैसे क्यूटीन होता है, तो क्यूटीन जो हमारा होता है इसको क्यूटिकल भी कहते हैं। इस क्यूटिकल का काम क्या होता है? ये ट्रांसपायरेशन को कम करता है प्लांट के अंदर। ये ट्रांसपायरेशन की जब हम बात करते हैं, उस ट्रांसपायरेशन को क्या करता है? ये कम कर देता है। ट्रांसपायरेशन रेट बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा, ट्रांसपायरेशन रेट को कम कर देता है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा लिग्निन की हम बात करते हैं। मेरे भाई एक लिग्निन होता है, और ये लिग्निन क्या करता है तो आपको ध्यान रखना है। तना हो गया या बीज का जो बाहरी आवरण होता है, बीज का जो बाहरी आवरण होता है, बीज का बाहरी आवरण हमारा जो होता है यहाँ पर तना और बीज का बाहरी आवरण को क्या करता है? तो ये कठोर बनाता है, इसको कठोर बनाता है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ये प्लांट के 3 को जो चीज है ये एग्जाम में आते रहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि खाद्य पदार्थ की हम बात करते हैं, और खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप क्यों नहीं? मेरे भाई जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है टीन से। जस्ता टीन से अधिक महंगा होगा, तो महंगा होगा से कोई मतलब नहीं है, जस्ता का ग्राम में ये भी नहीं होगा, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होगा, इसीलिए हम उसको चढ़ाते हैं, ठीक है? आगे है कि इसलिए हम उसको नहीं चढ़ाते हैं। अगला हमारा कहता है कि मैंडलीफ ने तत्वों के निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। मेरे हम सभी लोग जानते हैं कि मैंडलीफ जब की बात करते हैं तो मैंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजा रहा था, मैंडलीफ को संयुक्त तत्व के बारे में बताता था, 63 तत्व के बारे में बताता था। मैंडलीफ जब अपना आवर्त सारणी तैयार कर रहा था तो उसने उसको 63 तत्व के बारे में बताया था, और मैंडलीफ ने मेरे भाई कुछ स्थान को खाली भी छोड़ दिया था, बाद में उस जगह पर दूसरे एलिमेंट को रखा गया था। इसे आप नाम सुनते होंगे मेरे भाई, इका एल्युमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, ये सब हमारा बाद में आकर के वहीं पर भर गया था, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 63 उनको पता था, और मैंडलीफ के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या नहीं बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने सजाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारा जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल है, वो पूरी तरीके से कैसे सजा हुआ है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है वह प्रक्रिया, इसमें ये क्वेश्चन मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम हीटिंग क्वेश्चन इस बात को ध्यान रखें। कहता है वह प्रोसेस आप बता दीजिए, वह प्रक्रिया आप बता दीजिए जिसमें इत्र की गंध, जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। मेरे भाई जैसे आप परफ्यूम लगाते हो ना, परफ्यूम चारों तरफ फैल जाता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस के कारण मेरे भाई ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो डिफ्यूजन हमारा विसरण होता है, नाम से ही पता चलता है इसको विसरण कहेंगे। जो डिफ्यूजन हमारा होता है मेरे भाई, ये डिफ्यूजन हमारा सॉलिड में सबसे कम होता है, ठोस में डिफ्यूजन का प्रोसेस सबसे कम होता है। उसके बाद उससे ज्यादा हमारा द्रव में सबसे ज्यादा हमारा कहां पर होगा? गैस में होता है। तो मेरे भाई डिफ्यूजन हमारा सबसे फास्ट गैस में होगा। जो परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? गैस के रूप में ही बाहर निकलता है, तो वो चारों तरफ फैल जाता है, उसका डिफ्यूजन हमारा फास्ट होता है, उसका डिफ्यूजन रेट हमारा फास्ट होता है।
दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, यहाँ पर हम डिफ्यूजन रेट की हम बात करते हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन रेट की हम बात करते हैं, आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि डिफ्यूजन रेट कहने मतलब है विसरण की दर की हम बात करते हैं। डिफ्यूजन रेट को हम लोग स्मॉल आर से लिखाते हैं और इसी को हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग विसरण की दर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो डिफ्यूजन रेट होता है मेरे भाई, ये हमारा कैसा होता है, हम कहेंगे डिफ्यूजन रेट की अगर हम बात करते हैं, अगर ये हमारा पूरी तरीके से फैल जाता है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये डेंसिटी का हमारा उल्टा होता है। जिसका डेंसिटी कम होगा उसका डिफ्यूजन रेट हमारा क्या होगा, कहेंगे जिसका डेंसिटी कम होगा उसका डिफ्यूजन रेट हमारा फास्ट होता है, वो आसानी से फैलता है। इसमें से अगर कोई का डेंसिटी सबसे कम किसका, गैस का होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा वो हल्का होता है। तो मेरे भाई गैस का डेंसिटी अगर कम होगा तो डिफ्यूजन का रेट उसका फास्ट होगा और आसानी से चारों तरफ वो फैल जाता है। इस रिलेशन को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात, ये तो डेंसिटी से रिलेटेड है। एक और इस पर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जितने भी डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना, डेंसिटी मतलब जिसका डेंसिटी हवा है उसका डेंसिटी कम होता है, कोई भी गैस पदार्थ उसका डेंसिटी कम ही होता है, ठीक है। दूसरा, अगर डेंसिटी मेरे में बहुत सारे गैस होंगे तो उसका का डेंसिटी कम होगा, लेकिन किसका ज्यादा किसका कम होगा ऊपर डिसाइड करेगा, तो वो भी बता देते हैं आपको। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डिफ्यूजन रेट की हम बात करें, समझना गौर से, अगर हम यहाँ पर डिफ्यूजन रेट की हम बात करते हैं और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आर दिखाते हैं मेरे भाई, ये वित्त कर्मानुपाती हमारा किसका होगा, ये वित्त कर्मानुपाती हमारा अंडर रूट में ये किसका होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ये मॉलिक्यूलर वेट का भी होगा, ये किसका होगा मेरे भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट का भी होगा। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हमारा कम होगा उसका डिफ्यूजन हमारा फास्ट हो जाएगा। बात तो वही है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी अंडर रूट पे शायद नहीं होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट हमारा ऐसे ही होता है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट का होगा। मॉलिक्यूलर वेट का हमारा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो हल्का होगा, हल्का होगा उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। आपको यहाँ से इस जगह से मेरे भाई क्वेश्चन कर पूछने तो आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है मेरे भाई कि जो इत्र की बात, इत्र मतलब क्या होता है मेरे, इत्र का मतलब होता है जो आप परफ्यूम्स यूज कर रहे हो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना जो हम लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं वो देखिए काफी अट्रैक्टिव होता है। कोई अगर बॉडी में परफ्यूम्स अगर मार लेता है, उसके आसपास से तुम गुजर जाओ तो लगेगा कि एक बार कम से कम हग कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना क्योंकि उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो आदमी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप देखे होंगे थोड़ा सा आपको अच्छा अट्रैक्शन फीलिंग आता है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारा होता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कणों के टेढ़े-मेढ़े मार्गों का गमन करना, टेढ़े-मेढ़े मार्गों का गमन करना मेरे भाई कौन सा हमारा गति कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को हम यहाँ पर ब्राउनियन इफेक्ट कहते हैं या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो मेरे भाई किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में देखिएगा जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऐसे से टकराते रहता है, और जब कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा ऐसे से टकराते रहता है उसको हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं, उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन मेरे भाई कि आपको ध्यान रखना है, तो अगर हमारे यहाँ पर कोई अगर हमारा यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा अगर है, कोई अगर हमारा यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हमारा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत जब प्रकाश को आप पास कराओगे, जब आप प्रकाश को पास कराओगे तो प्रकाश का स्कैटरिंग हो जाता है, तो प्रकाश का बिखर जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में मेरे भाई क्या होता है, प्रकाश कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रकाश पड़ने पर, इस पर प्रकाश पड़ने पर, प्रकाश पड़ने पर क्या होगा कि प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से लोग जानते हैं। अब पेल्टियर इफेक्ट एक दे रखा है मैंने, एक सीबेक इफेक्ट होता है, एक पेल्टियर इफेक्ट होता है। सीबेक इफेक्ट में हमें क्या मिलता है, इस समान दो अलग-अलग तार को दो अलग-अलग जंक्शन पे जब जोड़ते हैं तो उससे एनर्जी का फ्लो होता है और एनर्जी के फ्लो के कारण उसमें करंट हमें मिलता है, करंट हमें मिलता है, इसको हम लोग पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। चलो उतना भी नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं, आगे आते जाएं। की क्वेश्चन मेरे भाई बता दीजिए आप लोग। कहता है कि आणविक द्रव्यमान हमारा कितना है, तो आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का, 120 वाले यौगिक का जो सरल सूत्र है वो हमारा इतना है। इसका आणविक द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर बोल दिया है कि 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र हमारा इतना, यौगिक का अणु सूत्र हमारा कितना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर PH2O लिखा हुआ है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर कार्बन का हमारा यहाँ पर 12 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ 2 है, जो 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का कितना है 16 हो गया, ये कितना हो जाएगा 16, अब 14 हमारा कितना होगा, ये हमारा 30 आ गया।
इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा 30 होगा, ये हमारा कितना होगा, यहाँ पर 30 है, ग्राम हमारा निकल कर जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना, 30 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि इसका मोलिकुलर वेट हमारा इतना है, तीस है इसका। तो नया जो यौगिक हमारा बनेगा 120 वाले के लिए पूछ रहा है, एक्चुअली में क्वेश्चन में थोड़ा मेरे में मिस्टेक है, वैसे 120 वाला जो यौगिक है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमको 30 वाले के लिए पता है कि ये होता है, तो 20 वाले के लिए क्या होगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे में 120 वाले के लिए क्या होगा वो पूछना चाह रहा है, जब हमको 30 पता है 30 का ये होगा, मोलिकुलर वेट वैसे ही निकालते हैं। तो मेरे में 30 में हम कितना गुना करेंगे, कि हमारा 120 हो जाएगा, तो ये 30 में 4 गुना करेंगे। इसका मतलब है कि सीधी सी बात है मेरे भाई, इसको अगर हम 30 को अगर 4 गुना कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर 30 को अगर 4 गुना कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो 4 से आप गुना करिएगा वो किसमें करिएगा, यहाँ पर CH2O में करिएगा, इसमें आप 4 से गुना करिएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि कार्बन हमारा 4 गो होगा, हाइड्रोजन हमारा 8 गो होगा और ऑक्सीजन हमारा 4 गो बन जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक्चुअली में कहना चाह रहा था, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक होता है मेरे भाई, तो कहेंगे लेड, जो हमारा टेट्राइथाइल लेड वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूल्स के अंतर्गत, ये भी हमारा क्या वायु प्रदूषक के रूप में होता है, ये एयर पोल्यूटेंट्स हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कैसे, जैसे कि हम लोग गाड़ी वगैरह की बात करते हैं, कोई भी व्हीकल की बात करते हैं, कोई भी मेरे भाई व्हीकल की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, आप देखते हो कि कोई भी व्हीकल यानी कि गाड़ी में क्या क्या करते हैं, तो गाड़ी में आप टेट्राइथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, TEL, इसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड की हम बात कर रहे हैं, टेट्रा इथाइल लेड की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो टेट्रा इथाइल लेड है मेरे भाई, इस पर बैन लगा दिया गया। टेट्रा इथाइल लेड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूटेंट्स का कारण बन जाता है, ये हमारा एयर पोल्यूटेंट्स का कारण बन जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा एयर पोल्यूटेंट्स का, ये एयर पोल्यूटेंट्स का हमारा कारण बन जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा एयर पोल्यूटेंट्स का कारण बन जाता है। लेकिन इससे फायदा क्या था, पहले हम लोग व्हीकल में अगर TEL को अगर हम मिलाते थे, अगर टेट्राइथाइल लेड को मिलाते थे, तो मेरे भाई इंजन के अंदर नॉकिंग को ये कम करता था, यानी कि इंजन के अंदर वाइब्रेशन वगैरह कम होता था। अब सीधा से कह सकते हैं कि इंजन की नॉकिंग को कम करता था, जो भी हमारा इंजन था, जो भी हमारा गाड़ी था, उसे इंजन की नॉकिंग को ये कम करता था। लेकिन इंजन के नॉकिंग को कम करना मतलब इंजन के वाइब्रेशन को कम कर देना, इंजन के नॉकिंग को कम करना, यानी इंजन के वाइब्रेशन की अगर बात करते हैं, इंजन के वाइब्रेशन, इंजन के वाइब्रेशन को क्या करना है, इंजन के वाइब्रेशन को ये क्या करता है, यहाँ पर कम कर देता है, इंजन को वाइब्रेशन को ये कम कर देना, इसको लोग कहते हैं। लेकिन ये अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन ये एयर पोल्यूटेंट्स जो यहाँ पर हो जा रहा है, इसकी वजह से मेरे भाई इस पर बैन लग जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। तो ये एयर पोल्यूटेंट्स हमारा होगा, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये हमारा एयर पोल्यूटेंट्स का कारण हो जाता है, क्योंकि इसमें लेड मिला हुआ है, सीसा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और क्वेश्चन के आंसर आपको करना कहता है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ग्रुप के बीच में होगी तो प्राप्त प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा। मेरे भाई अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण चलो हम यहाँ पर बना ही देते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण हमारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। टोटल इसमें से 6 केस बनते हैं दर्पण में, कोई भी दर्पण में फर्क नहीं पड़ता, 6 केस हमेशा बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ जो दर्पण आपको दिख रहा है, इसमें भी 6 केस आपको नजर आएगा। ये दर्पण के बीचों बीच जो लाइन यहाँ पर पास किया, हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, यहाँ पर ये अनंत होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम पोल कहेंगे, और यहाँ पर कहेंगे क्योंकि कर्व इधर है तो सेंटर कहीं ना कहीं इसका इधर होगा, सेंटर और पोल के बीच में इसका मुख्य फोकस होता है। इतना अरेंजमेंट आपको आना चाहिए अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु, ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में वस्तु को ही बिंब कहते हैं। इस बात को याद रखना, गलती से गलती मत करना, वस्तु को बिंब कहते हैं या बिंब को ही वस्तु कहते हैं। ताकि वस्तु की जो स्थिति है वो फोकस और ध्रुव के बीच में है, यानी इसके केस को समझने की कोशिश कीजिए, और एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर वस्तु को मेरे भाई यहाँ रखोगे, इन दोनों के बीच में रखोगे, यहाँ रखो, देखो वस्तु यहाँ रहेगा, नहीं तो यहाँ रहेगा, नहीं तो यहाँ रहेगा, नहीं तो वस्तु यहाँ रहेगा, नहीं तो वस्तु यहाँ रहेगा। 5 केस हो गया। एक छठा केस हम आपको बताते हैं जो कि यहाँ रहता है। तो मेरे भाई ये जो 5 केस और ये जो 6 केस हम बात करते हैं, यहाँ जो आप ये 5 केस आप देख पा रहे हो, ये 5 केस हमारे हैं। इसमें कितने केस हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 केस है। 5, ये इन पांचों केस में, मेरे भाई इन 5 केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इन 5 केस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और एक जो ग्रीन कलर का जो जगह आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब, ये हमारा काल्पनिक बनता है।
यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन जितना आप नजदीक जाओगे अवतल दर्पण को उतना बड़ा इमेज बनाता है। और अगर कोई काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो मेरे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और अगर सीधा होगा तो आवर्तन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। क्या करना, तो रिलेटेड करना है। और अगर ये काल्पनिक वास्तविक इमेज अगर बनाता है तो ये उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, और अगर उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इतना ही पड़ा है। हम लोग जानते हैं ये अवतल दर्पण में ये किस दर्पण की कहानी है। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अभी हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अवतल दर्पण के नजदीक जितना पहुंचाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में अगर अनंत पर होगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वस्तु को अगर फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये दोनों उल्टा होता है। और एक और सिचुएशन आपको याद रखना चाहिए, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा यहीं पर बनेगा, समान आकार का बनता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जहां पर बड़ा, छोटा और बराबर तीनों आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे भाई ये वाला केस आपसे पूछा गया है, एक्चुअली में पूछा है फोकस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पोल की बात कर रहे हैं, इनके बीच में रखना है वस्तु को। फोकस और पोल, यहाँ पर हमारा फोकस, यहाँ पर हमारा पोल, इसके बीच में रखना है तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक को आभासी कहते हैं तो वास्तविक हमारा बनेगा ही नहीं। इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये सी होगा। और चूंकि ये हमारा दर्पण के काफी नजदीक है तो बड़ा इमेज बनाएगा, यानी कि ये बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, बड़ा भी बनाएगा। मेरे भाई ये हमारा आवाज काल्पनिक भी होगा और बड़ा इमेज भी बनाएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप इजी वे में कर सकते हो। आगे चलते हैं, हम पढ़ाएंगे मेरे भाई आपको बहुत प्यार से, और पूरा अभी से लेकर के अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है, हम बहुत ही प्यार से ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। मेरा क्लास ओवरऑल आप करते रहिए, सिर्फ करते रहिए, इतना वेरिएशन आएगा, इतना वेरिएशन आएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं इस क्लास को करने के बाद। आप शिद्दत के साथ, पूरा पेशेंस के साथ, आपको लगेगा आता है फिर भी करना, बहुत ही प्यार से करिए, आपको हमेशा बेनिफिट आपको मिलता है।